So the main cause of prolapse is supposed to be weakening of the uterine supports. So uterine supports I'm going to discuss today. First support is physiological anatomy of the uterus. Uterus is anteverted. It is bent over the vagina anteriorly, and the axis of the cervix makes an angle of almost 90 degree with the axis of the vagina. So any increase in the intra-abdominal pressure causes the uterus to sit over the vagina. The axis, they should be in one straight line if the uterus has to descend through the vagina. So they are not in one straight line, okay? So here in this figure you can see the same thing. Now the positional anatomy of the vagina and its role. So the first point is that vagina is not vertical, it is not a vertical canal. If it was vertical, then it was easy for the uterus to descend into it. But no, it is bent backwards at an angle of 60 degree. So this is the first point. Second about the positional anatomy is that as you can see in the figure, midway बीच में जाके हाफ लेंथ पे एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती है पीछे की तरफ. वो जो एंगल बना रही है ना, उसके दो पार्ट्स के बीच में, उसको कहते हैं विजाइनोपेल्विक एंगल. विजाइनोपेल्विक एंगल का इम्पोर्टेंस ये है कि whenever there is increase in the intra-abdominal stress, both the walls of the vagina, they will collapse and they will not allow anything to descend. And the third point is about the cross-sectional shape of the vagina. Just refer to the figure. You can see ना H का shape बन रहा है क्रॉस सेक्शन में. ये H शेप में इसका मतलब ये है कि एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स तो एक दूसरे के अपोजिशन में है और लैटरली मैकिनरॉट लिगामेंट का सस्पेंशन होता है, उस वजह से वो शेप आ जाता है. सो दिस अगेन हैज़ द सेम एडवांटेज ऑफ क्लोजिंग द वेजाइनल कैनाल ऑन इंक्रीज इन इंट्रा-abdominal स्ट्रेस. Now very peacefully try to understand what are the other supports of the uterus. So how many pelvic compartments? So just see the figure here. एक तो anterior zone, एक middle zone और एक posterior zone में divided है ना? Pelvis. हाँ, अब आगे होता है bladder, बीच में cervix होता है और उसके just पीछे rectum and bowel होती है ना? तो एंट्रोसील अगर होता है तो वो मिडिल जोन का डिफेक्ट कहलाता है और रेक्टोसील पोस्टीरियर जोन का. ठीक है, अब यूट्राइन सपोर्ट्स को ना 2-3 तरीके से क्लासिफाई किया है. एक तो ये कि एक फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट्स होते हैं और मस्कुलर सपोर्ट्स होते हैं. सेम थिंग टॉक इन अदर वर्ड्स. फाइब्रोमस्कुलर आर कॉल्ड स्टैटिक एंड मस्कुलर आर कॉल्ड डायनामिक सपोर्ट्स. तो इनको स्टैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकते, उनमें वियर एंड टियर हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. डायनामिक मस्कुलर सपोर्ट्स को बोलते हैं जिसमें पेल्विक डायफ्राम है, आपकी मस्कुलेचर, एलिवेटर एंड ऑल दैट आई विल बी डिस्कसिंग. तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रोलैप्स प्रिवेंट होता है, इसीलिए वो सपोर्ट है. एंड इन द डायनामिक ग्रुप रेक्टोवेजाइनालिस मसल is very important, and the second is central tendinous point of the perineum where many muscles are inserted. Now look at the figure here. Now try to understand. ये जो ऊपर वाला जो superior central tendon है, ये है जहाँ पे ये जो cervical part है, ये इस लेवल पे cervical part of the uterus होता है और उससे देखो पीछे यूट्रोसैक्रल लिगामेंट का अटैचमेंट है और लैटरली कार्डिनल लिगामेंट का अटैचमेंट है, आगे प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट होता है. तो ये जो 3 पैर आपको बताए, ये पेरीसर्वाइकल रिंग फॉर्म करते हैं और एपाइकल सपोर्ट देते हैं यूट्रस को. ये एपेक्स है. इसके नीचे के लेवल पे आओगे तो रेक्टोवेजाइनल सेप्टम है. तो मिडिल पार्ट में रेक्टम और वेजाइना के बीच में ये रेक्टोवेजाइनल सेप्टम सपोर्ट देता है और लैटरली पैरावेजाइनल सपोर्ट देता है आर्कस टेंडिनियस फेशिया ऑफ पेल्विस या ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के ऊपर का फेशिया. ठीक है, तो मिडिल जोन जो है, जो लेवल 2 सपोर्ट है, वो किससे मिल रहा है? पीछे रेक्टोवेजाइनल सेप्टम से, और पैरावेजाइनल सपोर्ट मिल रहा है आर्कस टेंडिनियस फेशिया ऑफ द पेल्विस से, और आगे भी है वेसाइको वेजाइनल फेशिया.
ठीक है। अब लेवल 3 सपोर्ट होता है मसल्स से, तो वहाँ पे पेल्विक डायफ्राम है, यूरोजेनाइटल डायफ्राम है, पेरिनियल बॉडी है, ये सब मिलके जो है मस्कुलर सपोर्ट होता है, वो लेवल 3 सपोर्ट है। तो एज यू कैन सी इन द फिगर हियर, देखो आगे बल्बो कैवर्नस मसल है जो लेबिया के अराउंड है, और पीछे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है। लैटरली ट्रांसवर्सस पेरिनियल मसल्स हैं, ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स हैं, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई और डीप ट्रांसवर्सस पेरिनियाई, और वो सेंट्रल टेंडन है। तो सेंट्रल टेंडिनस पॉइंट जो है वो पेरिनियल बॉडी को कहते हैं। तो सुपीरियर सेंट्रल टेंडन वो है जहाँ पे पेरीसर्वाइकल रिंग है, और इंफीरियर सेंट्रल टेंडन है पेरिनियल बॉडी, जहाँ बल्बो कैवर्नस और सुपरफिशियल डीप ट्रांसवर्सस पेरिनियाई और यूरोजेनाइटल डायफ्राम, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, प्यूबोकॉक्सीजियस, ये सारी मसल्स जाके जो है वो वहाँ पे इंसर्ट होती हैं। तो whenever there is rise in the intra-abdominal stress, तो सबसे पहले वो रेक्टोवेजाइनालिस मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सेंट्रल टेंडिनस पॉइंट एलिवेट हो जाता है, और उसके एलिवेट होने की वजह से क्या होता है कि स्टैटिक सपोर्ट्स को थोड़ा सा हेल्प मिलती है, उनकी अनड्यू स्ट्रेचिंग प्रिवेंट होती है, वो डैमेज नहीं होते हैं। तो ये डायनामिक सपोर्ट्स का रोल है इन द प्रिवेंशन ऑफ प्रोलैप्स। नाउ so if there is a damage to the pericervical ring, then it is apical support defect, level 1 support defect. If it is rectovaginal fascia tear, it is level 2 defect, and if there is the muscles have become lax of the perineum, then it is the level 3 defect.